मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। चुनावी जमीन तैयार करने में दोनों ही पार्टियां एक दूसरे से कम नहीं हैं। भाजपा 3 महीने पहले से ही चुनावी मूड पर है। यही वजह है कि भाजपा नेताओं की यात्राएं और रैलियां कांग्रेस से बहुत ज्यादा हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अप्रैल के बाद से यहां 8 जनसभाएं कर चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी संगठन को कसने के लिए 5 बार आ चुके हैं। कांग्रेस की ओर से राहुल और प्रियंका की 4 जनसभाएं हो चुकी हैं। भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा के जवाब में कांग्रेस ने जन आक्रोश यात्रा निकाली। हमने दोनों ही पार्टियों की चुनावी तैयारियों की पड़ताल की। पता चला कि दल बदल के मामले में कांग्रेस फायदे में रही है। भाजपा छोड़ कांग्रेस में 8 पूर्व विधायक सांसद आए हैं। वहीं कांग्रेस छोड़कर भाजपा में 3 पूर्व विधायक ही आए हैं। चुनावी यात्राओं में दोनों पार्टियों के बीच कड़ा मुकाबला रहा। टिकट घोषित करने के मामले में भी भाजपा आगे है। कांग्रेस ने दल बदलने वाले नेताओं को खुद में शामिल करने में बाजी मारी है। 4 पैरामीटर पर आपको बताते हैं अब तक किस पार्टी ने चुनावी मैदान में मजबूत पकड़ बना रखी है। सबसे पहले बात राष्ट्रीय नेताओं के दौरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में 7 महीने में 9 दौरे और अमित शाह ने 7 महीने में 5 दौरे किए। मोदी किसी न किसी लोकार्पण या भूमि पूजन कार्यक्रम में पहुंचे। वहीं कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी ने नर्मदा पूजा कर चुनावी बिगुल फूंका था। प्रियंका ने 7 महीने में 3 दौरे और राहुल ने केवल 1 दौरा किया है। मध्य प्रदेश में पीएम मोदी ने ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने से लेकर लोकार्पण तक के कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उनके आगमन पर नजर डालें तो 1 अप्रैल को रानी कमलापति से वंदे भारत ट्रेन को रवाना किया। 24 अप्रैल रीवा में पंचायती राज सम्मेलन को संबोधित किया। 27 जून को भोपाल में कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लिया। 1 जुलाई को शहडोल में आयुष्मान सिकल सेल मुक्ति कार्यक्रम में पहुंचे थे। 12 अगस्त को सागर में संत रविदास मंदिर और संग्रहालय का भूमि पूजन किया। 14 सितंबर को बीना में पेट्रोकेमिकल और रिफाइनरी के विस्तारीकरण कार्यक्रम में शामिल हुए। 25 सितंबर को भोपाल के जंबूरी मैदान में कार्यकर्ता महाकुंभ में आए और 2 अक्टूबर को ग्वालियर में 19,000 करोड़ के निर्माणों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इसके अलावा 5 अक्टूबर को जबलपुर में रानी दुर्गावती के स्मारक का भूमि पूजन करने भी वहीं वो पहुंचे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह के दौरों पर फोकस करें तो संगठन ने उनको काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर माना और खुद शाह जो है वो जुटे रहे पूरे संगठन को कसने में। शाह ने 11 जुलाई को संगठन पदाधिकारियों के साथ बैठक की। 26 जुलाई को भोपाल में बड़े नेताओं के साथ बैठक की। 30 जुलाई को इंदौर में विजय संकल्प सम्मेलन में शामिल हुए। 20 अगस्त को भोपाल और ग्वालियर के कार्यक्रम में पहुंचे। 5 सितंबर को मंडला में जनसभा को संबोधित किया। अब बात करते हैं कांग्रेस की, कांग्रेस के बड़े नेताओं के दौरों की। प्रियंका गांधी ने 12 जून को जबलपुर में रोड शो के बाद जनसभा की। उन्होंने कांग्रेस सरकार बनने की गारंटी दी। 21 जुलाई को ग्वालियर में जन आक्रोश महारैली को संबोधित किया। 5 अक्टूबर को धार के मोहनखेड़ा में चुनावी सभा में उन्होंने प्रदेश सरकार के घोटालों पर हमला बोला। वहीं राहुल गांधी की बात करें तो 7 महीने में सिर्फ 1 दौरा हुआ उनका। उन्होंने 30 सितंबर को काला पीपल में जनसभा की। आगामी चुनाव को लेकर राहुल का मध्य प्रदेश में पहला दौरा था। इनके अलावा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मध्य प्रदेश के सागर का दौरा कर चुके हैं। भाजपा और कांग्रेस ने लोगों तक पहुंचने के लिए यात्राएं निकाली। कांग्रेस ने इसे जन आक्रोश यात्रा का नाम दिया, वहीं भाजपा ने इसे जन आशीर्वाद यात्रा का नाम दिया। भाजपा की इस बार की यात्रा पिछली बार से अलग रही। पिछली यात्रा एक ही रहती थी जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में निकलती थी। इस बार अलग अलग 5 यात्राएं निकली जिनमें दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से लेकर केंद्रीय मंत्री भी शामिल हुए। वहीं कांग्रेस की यात्रा क्षेत्रीय नेताओं के नेतृत्व में निकली। कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा के जरिए 230 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचे। मध्य प्रदेश के 7 अलग अलग क्षेत्रों से कांग्रेस के 7 सीनियर लीडर्स ने 19 सितंबर से जन आक्रोश यात्रा की शुरुआत की थी। यात्रा के लिए पूरे प्रदेश को 7 रूट्स में बांटा गया। एक प्रभारी और कई सह प्रभारी नियुक्त किए गए थे। हर यात्रा की शुरुआत संबंधित विधानसभा क्षेत्र के मंदिर से की गई थी। 2 अक्टूबर तक यात्रा लगभग 11,400 किलोमीटर से अधिक का सफर तय कर 230 विधानसभा क्षेत्रों तक पहुंची। पहली यात्रा मालवा क्षेत्र के मंदसौर से शुरू हुई। इसी तरह अन्य यात्राएं रीवा, दमोह, खरगोन, श्योपुर, हरदा और सिंगरौली से शुरू हुई, जिससे सभी क्षेत्र कवर हुए। भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा 223 सीटों तक पहुंची। यात्रा मध्य प्रदेश के 5 विशेष जगहों से 3 सितंबर को शुरू हुई। इसके लिए 5 रूट तैयार किए गए। केंद्र के 5 बड़े नेताओं ने इसकी शुरुआत की। 7 खास रथ तैयार किए गए थे। 5 रथ एक्टिव रहे, 2 रथ रिजर्व रखे गए। यात्रा की शुरुआत संबंधित क्षेत्रों के धार्मिक स्थलों से की गई थी। 22 दिन में 5 यात्राओं ने 10,880 किलोमीटर का सफर तय कर 2 करोड़ लोगों से सीधा संपर्क साधा। यात्रा में 221 से ज्यादा विधानसभा सीटों को कवर किया गया। यात्रा का मकसद प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों को 18 साल के कार्यकाल के बारे में बताना था। यात्रा 25 सितंबर को दीनदयाल उपाध्याय जयंती पर पूरी हुई। भोपाल में कार्यकर्ता महाकुंभ का आयोजन किया गया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद संबोधित किया। महाकुंभ में प्रदेश भर के 6,523 बूथों से 10 लाख कार्यकर्ताओं के शामिल होने का दावा किया गया था। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान औसतन 3 दौरे या कार्यक्रम रोज कर रहे हैं। वहीं कमलनाथ रोज 1 दौरा या 1 कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। वहीं भाजपा ने अपने 79 कैंडिडेट्स की घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने एक भी कैंडिडेट को घोषित नहीं किया।
ये बहुत संक्षेप में बताया, लेकिन ज़मीनी स्तर पर जो सबसे बड़ी रणनीति है बीजेपी की, वो है बड़े बड़े नेताओं को उतार देना। जिनकी कुछ रैलियां होनी चाहिए थी प्रदेश में, उनको एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी दे दी गई है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूंसी तक सीमित मामला नहीं है, ये उस पूरे क्षेत्र को कवर करते हैं। क्योंकि आप अगर स्ट्रैटेजिकली भी देखें तो नरेंद्र सिंह तोमर को ग्वालियर चंबल संभाग में उतारना, या फिर कैलाश विजयवर्गीय को मालवा के क्षेत्र में उतारना, महाकौशल के क्षेत्र में प्रहलाद पटेल जैसे या अन्य चेहरों को उतारना, ये बताता है कि स्ट्रैटेजिकली कई जगहों को भी अलग अलग इलाकों में, जैसे मध्य प्रदेश बटा हुआ है, इनमें बुंदेलखंड आता है, इनमें महाकौशल आता है, मालवा आता है, बघेलखंड आता है, ग्वालियर चंबल का संभाग आता है, इन सारे क्षेत्रों में बांटकर यहाँ पर बड़े बड़े चेहरों को उतारा गया है। यानी कि ये सिर्फ अपनी सीट पर नहीं, इन अन्य जगहों पर भी लड़ते दिखाई देंगे। कांग्रेस की स्ट्रैटेजी के लिहाज से देखें तो कमलनाथ, दिग्विजय सिंह दो बड़े चेहरे दिखाई पड़ते हैं, और राहुल और प्रियंका ये स्टार प्रचारक के तौर पर दिखाई दिए हैं। और हमने ये भी देखा है कि कर्नाटक के अंदाज में यहाँ पर चुनाव लड़ने का प्रयास अभी कांग्रेस करना चाहती है, लेकिन जैसे कर्नाटक की जीत के बाद एक माहौल बना था, कई सर्वेज की बात हो रही थी, बीजेपी ने बहुत तेजी से अपनी यात्राओं को, अपनी ताकत को बढ़ाया। अब देखने वाली बात होगी कि इसका असर कितना पड़ता है। एक बात तो बहुत स्पष्ट है, बीजेपी ने जो जोर लगाया है उससे यह तस्वीर साफ हो जाती है कि बीजेपी खुद भी मान रही है कि चुनौतीपूर्ण मुकाबला है, लेकिन इस चुनौती से निपटने के लिए उनके उठाए हुए कदम कितने कारगर हैं, ये चुनाव के नतीजे बताएंगे। 3 दिसंबर को पता लग जाएगा।